ऑलराइट, तो आज आप लोग ले रहे हैं अपना चैप्टर 12 फिजिक्स एटम्स। इसका आज सेकंड लेक्चर है अपना। कल अपन ने कुछ बेसिक पढ़ा था और कल हम लोगों ने बेसिक में सबसे आखिरी चीज हम लोगों ने जो पढ़ ली थी वो ये थी कि जो एटम्स रहते हैं, इसको हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि पूरी यूनिवर्स जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। बट फिर भी हम लोग ये फिजिक्स के हिसाब से हम लोग यही देखना चाहते थे कि भाई इतने सारी चीजें क्यों, ये सब भी किसी एक ही चीज से मिलके बने हो। तो हमने उसके बारे में स्टडी करना चालू करा एंड वी फाउंड देयर इज स्टिल सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक जिसे हम बोलते हैं एटम। तो एटम की हम लोगों को हुई एटम के बारे में हमें पता पड़ा कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब एटम की स्टडी के लिए हम लोगों ने आगे देखा, अब यदि हमने इस कल के लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से एटम जो रहते हैं, एटम को हम लोग मटेरियल भी मटेरियल तो नहीं, हम लोग उसे एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो 92 टाइप्स के ही हैं। तो यदि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से कोई मटेरियल बनता है, तो मटेरियल भी कितने टाइप के हुए? 92 टाइप्स के। ठीक है, एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके के मटेरियल्स बनते हैं। ठीक है, अब 92 प्लस ये हमने हमारे डेटा के हिसाब से लिया। ऐसा नहीं है कि ये संख्या मिनिमम 92 का है, ये 92 प्लस इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इस नंबर में लिया ना, हमें कॉन्सेप्ट समझने की है कि एटम जो है वो 92 प्लस उसमें है, इसी कारण से मटेरियल्स भी जो है वो 92 प्लस में। अब हम इनकी स्टडी करें कैसे? तो इनकी स्टडी के लिए हमने ये देखा कि हमारे को इसकी एटम की एक बड़ी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पता पड़ी कि एटम जो है वो अलग अलग तरीके के कलर्स की अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी देते हैं, या फिर हम बोले कि अलग अलग तरीके से वो कलर्स एमिट करता है। ठीक है, हम किसी भी चीज को कैसे पहचानते हैं? तो अब यही देखते हैं कि भैया ये फलाने रंग का है, ये उस रंग का है। जैसे कि ये ब्लू कलर का है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने बोर्ड पे लिखा रेड कलर आया, तो ये चीज रेड कलर की है। घर की दीवारें क्रीम कलर की है, अलग अलग तरीके के कलर। तो कोई भी मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से छोटा होता है एटम। तो एटम में क्या होता है? एटम कुछ कलर्स, कुछ फोटॉन्स एमिट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग हमारे स्टडी का हमने हमारी क्लासिकल स्टडीज में इन्हीं को ही हम लोगों ने हमारा बेसिक बनाया था। और ये जो अलग अलग कलर के हमारे को वेवलेंथ मिलती है, अलग अलग कलर की जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये जो एक ये इसका एक एटम को स्टडी करने का एक तरीका है। ठीक है, इसी कारण से हमने ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, इसको हमने एक नाम दिया है कि ये एटम का फिंगरप्रिंट है। जैसे कि आपको मालूम है कि यदि कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके हाथ जहां जहां टच होते हैं वहां पे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट से हम उस अपराधी तक पहुंचते हैं। वैसे ही यहाँ पे एटम है, अब एटम तक पहुंचना है तो एटम का फिंगरप्रिंट क्या है? कलर्स है। इन कलर्स की सहायता से कि अच्छा ये वाला कलर इस तरीके का, ये वाला कलर इस तरीके का, तो हमने डिजाइन कर लिया कि भैया जैसे सपोज करो कि कोई एक्स नाम का एटम है, वो पर्पल कलर की लाइट देता है। अब कहीं पे हमें पर्पल कलर की लाइट मिली तो हमारे को पता पड़ गया ये पर्पल कलर की लाइट है, मतलब एक्स वाला एलिमेंट होगा। करेक्ट? यस और नो? अमन, करण, समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो करण तेरा ये वाला कंफ्यूजन था फिंगरप्रिंट वाला, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसका हमारे स्टडी का एक बेसिक बनाया कि भैया जो लाइट होती है, किसी भी एटम से निकलने वाली जो लाइट होती है वो उसका जो फिंगरप्रिंट है वो स्पेक्ट्रम, ये जो लाइट है ये किसी भी एटम का एक फिंगरप्रिंट हमने मान के इसको आगे स्टडी करना चालू करा। तो इनके स्टडी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि सर जे जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट उनका वो था। एक मॉडल उनने प्रपोज करा था। ठीक है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, आप लोग को शायद पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। 18वीं सेंचुरी की लास्ट में जे जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए करे थे क्योंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल है या नहीं। अच्छा, आज की तारीख में भी साइंटिस्ट लोग जो है वो यही उसमें लगे हुए हैं कि भाई कोई एक ऐसा एक ही कोई पार्टिकल है जिससे पूरा यूनिवर्स बना। अभी तक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोगों ने एटम लेके रखा है। ठीक है, एटम से भी कोई ना कोई छोटा मिलेगा, डिस्कवरीज चल रही है।
कल भी हमने डिस्कस करा था गॉड पार्टिकल के बारे में, एक बीच में थ्योरी भी आई थी, बट अभी तक शायद वो अप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही अप्रूव होगी हम लोगों को आने वाले टाइम में, हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे को नई तरीके के सिलेबस देखने को मिले, कुछ हमारे को इसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन आज के अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या ऐसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो अभी हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि अभी हम इसको और पढ़ेंगे तो हम इसमें कंक्लूजन निकालेंगे कि इसके भी अंदर एक पार्टिकल है जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सर जे थॉमसन का जो मॉडल था, तो हालांकि उनके मॉडल में इतना कोई दम नहीं, ठीक है, उनके मॉडल में इतना कुछ खास दम नहीं था। उन्होंने बस कुछ इस तरीके से उनका मॉडल सजेस्ट करा था कि जैसे एक आप खीर में कुछ काजू किशमिश ऐसा वो डाल दो, उसको घोल दो, तो एटम के अंदर इस तरीके से कुछ चार्जेस जो रहते हैं, अभी मैं इस पे आता हूँ, कुछ चार्जेस बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ चार्जेस। पहले मैं इसको अच्छे से आप लोगों को इसके पूरे स्टोरी वाइज इसको पूरा लेके आता हूँ, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। तो 18th सेंचुरी के लास्ट में सर जे थॉमसन ने उनके कुछ काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे जस्ट टू फाइंड आउट वेदर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और नॉट। अब एटम को जब हम एनर्जी देते हैं, जब भी हम एटम को एनर्जी देते हैं, तो वो ऑसिलेट, ऐसा हम माना करते थे उस टाइम पे कि जब हम एटम को एनर्जी देंगे, ठीक है, एनर्जी देने पर एटम जो है वो ऑसिलेट होगा, और ऑसिलेशन जैसे ही वो ऑसिलेट होगा, ऑसिलेशन के कारण से वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ की, कुछ फ्रीक्वेंसी की वो वेव इमिट्स करेगा, और उसके जो कलर इमिट होंगे उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा कलर, ये कौन सा एटम है, और मतलब अलग अलग इसकी एक सीरीज के बारे में हमको स्टडी उनकी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? करण, अमन, अमन, हाँ, ओके, ठीक है। तो एटम को हम जब एनर्जी देते हैं ऑसिलेट करने के लिए, अब ये एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, हम उसको हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, हम उसे लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, फोटो, ठीक है, लाइट फोटोन के फॉर्म में भी हम लोग उसको दे सकते हैं। अलग अलग तरीका हो सकता है उसको एक्सटर्नल एनर्जी देने का, ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब जैसे ही ये हीट हो गई, ये लाइट हो गई, ये लाइट फोटॉन्स हो गए, जैसे ये एटम पे जाएंगे, एटम पे जाके जब उसको वो हिट करेंगे, वो एटम को जब हिट करेंगे, तो एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके कारण से वो ऑसिलेट हो, ठीक है, यानी कि एटम ऑसिलेट हो और एटम में से एनर्जी जो है वो इमिट हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन अब एक बात जो समझने की है वो ये है, किसी भी पार्टिकल को ऑसिलेट करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका चार्ज होना बहुत जरूरी है, और हमने हमारी शुरुआती स्टडीज में ये देखा था कि एटम जो है वो तो न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब एटम के ऊपर चार्ज का होना जरूरी है, तभी वो ऑसिलेट कर पाएगा, तभी वो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तभी वो वाइब्रेशन कर पाएगा। यहां तक ये वाली बात क्लियर आ रही है? आवाज मेरी आ रही है बराबर? यस और नो? करण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा, हमने ये भी स्टडी कर लिया था कि फोटोन जो निकलते हैं वो चार्जेस के एक्सेलरेशन होने से निकलते हैं, ये हमने स्टडी करा हुआ, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। अच्छा, यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम पे, क्लासिकल, उस टाइम तक हम ये स्टडी करा जा चुका था कि चार्जेस जो है वो ऑसिलेट यदि होते हैं, ऑसिलेट होंगे, ठीक है, तो उसमें से कलर्स निकलेंगे, ठीक है। अब यदि हम ये मान ले कि उस टाइम पे यदि हमें, यदि अब देखना ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, यदि हम ये मान लें कि हमें ये चीज नहीं पता थी उस टाइम पे जब ये स्टडीज चली, यदि हम ये मान लें कि हमें ये नहीं पता था कि ऑसिलेशन इसके कि वो अंदर जाए, एक्सेलरेशन के कारण से, एक्सेलरेशन के कारण से ऑसिलेशन हो गया, यदि हम ये मान लेते कि हमें ये उस टाइम पर नहीं पता था, फिर भी, ठीक है, यदि हम ये मान लेते कि हमारे को इस टाइम पे अब ये नहीं पता था, तो भी हमारे को ये जरूर पता था कि एटम में से कलर्स निकालने के लिए एटम को एक्साइट करना जरूरी होता है। क्या ये बात एकदम दिमाग में बैठ रही है तुम्हारे को? देखो, अलग अलग ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ये मिस ना हो, देख मैं तुम्हारे को ध्यान से समझा रहा हूँ। पहली चीज,
हमने क्लासिकल स्टडीज की हम लोग बात करें, क्लासिकल स्टडी के हिसाब से हमारे को इतना पता था कि एटम को हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया, हीट के फॉर्म में दिया, लाइट फोटोन के फॉर्म में दिया, किसी भी फॉर्म में हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी तो वो हीट एटम में जाएगी, एटम के अंदर जाएगी, उसको स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने से उसके अंदर से कलर निकलेंगे। हमें इतना पता था। हमें ये नहीं पता था हमें ये नहीं पता था कि एक्सेलरेशन के लिए उसके पास में वो जो एटम है उसका चार्ज होना उसको जरूरी है। मींस पार्टिकल एक्सेलरेट कौन सी चीज हो सकती है जो कि कैसे हो, जो चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट हो सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है? क्लियर होगी ये वाली चीज जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर है करण, अमन? ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से करेगा। ठीक, अब ये वाली कॉन्सेप्ट ये कुछ इसी तरीके से थी जैसे कि कल हम लोगों ने ये देखा था, ये वाली चीज। अच्छा दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बराबर? एक बार वापस से करता हूं। जैसे कि ये हमारे पास में एटम्स है, ठीक है। अब हमने कोई लाइट दी, हमने इसके ऊपर किसी भी तरीके की किसी पर्टिकुलर कोई हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी, इस एनर्जी के कारण से एक्साइट होगा, एक्साइट होने के कारण से इसके सरफेस से ऐसा बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा ये, तो इसके आसपास ये जो है एटम्स है ये इसको खींच के वापस से ले आएंगे, जिसके कारण से ऑसिलेशन करेगा। जब ये ऑसिलेशन करेगा तो इसमें से कुछ कलर्स जनरेट होंगे। क्या ये बात आई समझ में? यस और नो? ठीक है। अब लेकिन आगे चल के ये वाली जो थ्योरी थी कि भाई इस तरीके से वो जनरेट होगा, ये वाली थ्योरी भी फेल हुई। ठीक है, क्योंकि हम कुछ हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करे, हमने कुछ ऐसी गैसेस ली जैसे हाइड्रोजन, सोडियम की वेपर्स, इस तरीके की कुछ हमने गैसेस ली, उनको हमने एक वैक्यूम ट्यूब में बड़े ही लो प्रेशर से उसके अंदर रखा। आप लोग सबको मालूम है कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट। एक ट्यूब ली, इसके अंदर हमने कुछ गैस लाइक हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई या सोडियम वेपर्स हो गए, इस तरीके के हमने लिए और बहुत लो प्रेशर रखा। लो प्रेशर रखने से मतलब क्या हुआ कि इतना लो प्रेशर रखा, यानी कि हमने कौन सी गैस ली इसमें, हमने वेरीफाइड गैस, रेयरफाइड गैस हमने ली इसके अंदर। कुछ इस ट्यूब के अंदर हमने कुछ रेयरफाइड गैसेस दी। रेयरफाइड गैसेस मींस हमने इसको कितने प्रेशर पे, बहुत लो प्रेशर पे हमने रखा है। लो प्रेशर पे रखा है मींस ये वाले जो पार्टिकल्स है ये अभी तकरीबन ये इतने दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम इस बात को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, इतने लो प्रेशर पे हमने रखा है कि इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है। कल के लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि ऑसिलेशन करने के लिए उसके लिए जरूरी दो चीजें जरूरी है। एक तो उसके पास में क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, और दूसरा आपको मैंने क्या बताया था कि इसके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, इसके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने गैस को इतने कम प्रेशर में रखा है कि उसके जो एटम्स हैं वो इतने दूर दूर पे हैं कि हम मान लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये वाला एटम ले रहे हैं तो इनके बीच में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो भी, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो हम क्या देखते हैं, उसके बावजूद भी जो भी हमने गैस सपोज करा हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, अभी हमने इसको एनर्जी दी, ठीक है इस फॉर्म में कि नेबरिंग पार्टिकल का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस थ्योरी के हिसाब से कि इसमें से लाइट नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि ये नेबरिंग पार्टिकल जो है इनके बीच में किसी भी तरीके का क्या नहीं लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, ऑसिलेशन के लिए दो चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक है नेबरिंग एटम्स के बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स, सेकंड इनर्शिया। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए, बरोबर। अब यहां वाली कंडीशन में ये जब हमने रेयरफाइड गैस ली है, रेयरफाइड गैस मींस हमने कैसे फॉर्म में ली है, लो प्रेशर में, मतलब गैस के ऊपर हमने कुछ प्रेशर ही नहीं डाला है। जब हम गैस के ऊपर यदि प्रेशर डालेंगे तो उसके पार्टिकल जो है ना वो पास पास आएंगे, लेकिन हमने किसी तरीके का प्रेशर ही नहीं डाला, हमने बहुत लो प्रेशर रखा हुआ है, जिसके कारण से हम ये चीज मान लेते हैं कि इनके इनके आपस में किसी भी तरीके का क्या नहीं लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए। और हमने क्लासिकल स्टडी में क्या माना कि ऑसिलेशन होते हैं, इसी कारण से क्या जनरेट होती है, लाइट निकलती है। ठीक है, और लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसे हमने क्या माना, एटम का फिंगरप्रिंट माना। क्या ये बात समझ में आई अमन? अमन यस और नो? ठीक है, अच्छा। अब तो रेयरफाइड गैस जब हमने एक वैक्यूम ट्यूब में भरी और उसमें हमने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो हमने ये देखा कि इस कंडीशन में जब उसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं भी लग रहा था तो भी इसमें से लाइट जनरेट हुई। ठीक है, तो भी इसमें से क्या जनरेट हुई, लाइट जनरेट हुई। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हम क्लासिकल स्टडी में ये जो पढ़ रहे थे कि भैया ऑसिलेशन, जो लाइट निकल रही है वो इसके कारण से निकल रही है कि नेबरिंग पार्टिकल में बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। तो हमने देखा ये कॉन्सेप्ट हो गई। ठीक है, कि भाई यदि पार्टिकल, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर भी हैं तो भी उनमें से, यदि हम रेरिफाइड गैस की बात करते हैं तो भी उनमें से कोई ना कोई कलर निकलता है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि कुछ तो है, कुछ एक ऐसा पार्टिकल है जो इस वाली कंडीशन में और इस वाली, दोनों वाली कंडीशन में है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो एक चीज हमें मिल रही थी वो मिल रही थी लाइट। ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो कि पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। सर जे थॉमसन को जो मॉडल बना रहे थे वो तो ये देखने के लिए बनाए थे कि एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल है कि नहीं, और उन्होंने ये चीज पा गई कि, इसका फोन बज रहा है, मेरा फोन बज रहा है। हम्म, तो ये चीज पता पड़ गई थी कि भाई साहब एक पार्टिकल होना चाहिए जो इन दोनों कंडीशन में कॉमन है, और हमने उस चीज को ये बताया कि एक पार्टिकल ऐसा है, जैसे सीआरटी वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है। हाँ बेटा, तो ऑफलाइन वीडियो में मिल जाएगा ना, चिंता मत कर, मैं भी उसमें फ्लो में मैं तेरे को बता भी दूंगा। ठीक है, अच्छा, देख वापस से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं ये बता रहा था कि जब रेयरिफाइड गैस को बहुत लो प्रेशर में एक वैक्यूम ट्यूब में रख के जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी गई, तो हमने ये देखा कि उसमें से लाइट एमिट, इस वाली कंडीशन में भी लाइट मिली है। और रेयरिफाइड गैस का मतलब क्या था कि बहुत लो प्रेशर था, और उसमें हम इस चीज को रूल आउट कर देते हैं कि इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। हम ये इस चीज को रूल आउट कर रहे हैं कि भैया इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। हम लोग इतना ही प्रेशर रखते हैं कि किसी भी तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना लगे। और हमने ये चेक करा कि क्या इस कंडीशन में लाइट निकलती है कि नहीं निकलती है। देन वी फाउंड कि उस कंडीशन में भी लाइट निकली। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि लाइट के एमिट होने के लिए ऑसिलेशंस का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और हमारे को एक चीज और ये पता पड़ी कि भाई कुछ एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो इन दोनों कंडीशन में कॉमन होगा, ऑसिलेशन वाले में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। और आगे की स्टडीज में हमारे को ये पता पड़ा कि उस पार्टिकल का हमने नाम दिया, हमने उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्यों दिया, अभी उस चीज को ध्यान में रखना कि जैसे कि ये बहुत लो प्रेशर पर भी, ठीक है, वेरीफाइड गैस हमने ली, लो प्रेशर पर भी यदि इसमें से लाइट निकल रही है, अब लाइट निकल रही है बिना ऑसिलेशन के तो निकलेगी नहीं। ध्यान से समझना मेरी बात को, बिना ऑसिलेशन के तो लाइट निकलेगी नहीं, क्योंकि ऑसिलेशन होंगे मींस वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे तो ही वेवलेंथ या किसी भी तरीके की वेव जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि वेव में क्या होता है, वेव में होता है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होते हैं।
ठीक है। अब यदि यहाँ पर कलर इस वाली कंडीशन में कलर एमिट हो रहा है तो हमारे को जब ये पता पड़ा कि एक्सेलरेशन के लिए पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस एटम के अंदर भी कोई एक पार्टिकल ऐसा है जिसके पास में चार्ज होगा, और उस पार्टिकल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और हमने ये कहा कि भैया इस एटम के अंदर भी एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन नाम का, और इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, चार्ज होता है। क्या ये बात आई समझ में अमन? ठीक है, कॉन्सेप्ट बैठे दिमाग में? ठीक है। अब हमारे को ये तो चीज समझ में आ गई कि अब एक और छोटा पार्टिकल इसके अंदर भी, एटम के अंदर भी एक और छोटा पार्टिकल जिसके हमने नाम क्या दे दिया, एटम। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हम लोग वापस से थॉमसन के सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में एक और चीज देखना। अब ये तो चीज पता पड़ गई कि भैया ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है। तो एटम, लेकिन एटम कैसा होता है, एटम होता है न्यूट्रल। ठीक है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज उसके ऊपर होता है जीरो। ठीक है, नेट चार्ज जीरो का मतलब ये है, अब चूंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब ये माइनस चार्ज यदि इसके पास में है तो इसके पास में एटम में प्लस चार्ज भी होगा, और उतना होगा जितना कि माइनस चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ओके। तो एटम के पास में अभी हमारी डिस्कवरी से हमारे को ये पता पड़ गया कि भाई साहब ठीक है, एटम के अंदर एक और छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट करता है एक्सटर्नल एनर्जी देने पर, और जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो डिफरेंट कलर की लाइट्स देता है, और डिफरेंट कलर की जब लाइट्स मिलती हैं तो हम उसके बेसिस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं। ये अभी तक का हमारा पूरा वो कॉन्सेप्ट था। अब सर जे थॉमसन के मॉडल की जब हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि भाई सिंस एटम के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है, अब यदि एटम के ऊपर नेट चार्ज जीरो है और एटम के अंदर यदि कुछ इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर भी इसका इक्वल बट अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, तो हमने देखा एक एटम के अंदर यदि माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर प्लस चार्जेस भी होते हैं, और इनकी क्वांटिटी जो रहती है वो सेम रहती है, और क्वांटिटी सेम होने के कारण इसके ऊपर नेट चार्ज कैसा होता है, जीरो होता है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि इनका जो स्ट्रक्चर रहता है अंदर, एटम के अंदर जो इनका अरेंजमेंट रहता है, वो किसी तरीके का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, रैंडमली कहीं पर भी पड़े होते हैं। जस्ट लाइक एक खीर में आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और उसको हिला दिया, तो काजू इधर गया, किशमिश इधर गई, बादाम इधर गया उधर गया, वो दूध में कैसे, वो खीर में कैसे भी घुल जाते हैं, कैसे भी किसी भी पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, किसी भी रैंडम पोजीशन पे चले जाते हैं, तो इस तरीके की इनका अरेंजमेंट होता है, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक, और इस इम्प्रॉपर अरेंजमेंट के कारण से उनका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एटम के अंदर इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, ये उन्होंने बोला था। हालांकि ये मॉडल सक्सेसफुल मॉडल नहीं था, बाद में इसमें इनके ही स्टूडेंट रदरफोर्ड हुए, रदरफोर्ड ने फिर इसको मॉडिफाई करके कुछ दूसरा उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट होती, फिर रदरफोर्ड के उसमें भी कुछ चीजों को बेसिस बनाकर नील बोर ने उनकी कॉन्सेप्ट दी, इस तरीके से स्टडीज आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे हमने हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट करा सर जे थॉमसन के हिसाब से। कल तक हमने जो पढ़ा था उस स्टडी को आगे बढ़ा के हमने देखा कि एटम के अंदर भी एक और पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होता है। अब एटम के अंदर भी एक और छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कारण से हमारा जो साइंस था वो एक अलग ही दिशा में अब आ गया था, क्योंकि हमें एक और छोटा चार्ज पार्टिकल के बारे में पता पड़ चुका था जो ऑसिलेट करता था, जो जिसके कारण से डिफरेंट टाइप के कलर्स निकलते थे, और उन कलर्स के हिसाब से हम इस आसपास के जितने भी मटेरियल्स हम उनको आइडेंटिफाई करने लगते थे। कल हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, और कल हम दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कल हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को ध्यान से उसकी बारीकी समझते हुए फिर हम लोग नील बोर के एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। ओके, तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं, बाद फिर कल की क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।